नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और इस सीरीज में आज से हम लोग एनटीपीसी के साइंस के एमसीक्यू करते हुए चलेंगे, जिसमें मैं पहला टॉपिक उठा रहा हूं फिजिक्स से लाइट। आपकी दो अलग अलग सीरीज चल रही हैं। एक बायो की सीरीज चल रही है जिसमें मैं प्रयोगशाला परिचारक के बारे में ही पढ़ाता हूं। वो आपके रेलवे एनटीपीसी में बिल्कुल काम आएगा और केवल एनटीपीसी में नहीं, वो आपके एएलपी के लेवल 1 में भी काम आएगा। वो आपके जो जेई का एग्जाम होता है रेलवे जेई का, उसमें भी पहले सीबीटी में काम आएगा। तो जितने भी एमसीक्यू सीरीज हमारे द्वारा यूट्यूब पर चल रहे हैं वो सब काम आएंगे, बट इंडिविजुअल मैं टॉपिक वाइज इंडिविजुअल मैं आपके एग्जाम वाइज भी सीरीज लेकर चल रहा हूं, ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। और हर किसी का लेवल अलग होता है, तो मैं अलग अलग लेवल के क्वेश्चन के हिसाब से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाते चल रहा हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ तैयारी करें, केवल एमसीक्यू ही नहीं, सारे तरीके के सभी तरीके के सब्जेक्ट को आप पढ़ते हुए चलें, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या फिर साइंस हो, या फिर जीके हो, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोर्स लॉन्च किया गया है, वो आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो एनटीपीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी आप लोग दिला रहे हो वो सब भी लगातार इस वीडियो के साथ बने रहना। डेली बेसिस पर आपके सारे एमसीक्यू डलते जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा लाइट के ऊपर बेस्ड रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलवे से इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होगा जिसमें कि लाइट से क्वेश्चन ना पूछे। और मैं रेलवे बोल रहा हूं तो केवल एनटीपीसी होगा ऐसी बात नहीं है। एनटीपीसी के लिए स्पेशल ये सेशन चल रहा है, बट जो एएलपी के स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें, जो ग्रुप डी आगे टारगेट कर सकते हैं वो भी देखें, और जो जेई का तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें। मैं सभी स्टूडेंट के लिए ये बोलने वाला हूं, ठीक है, और सभी को ये पढ़ना होगा। ये क्लासेस हमारी केवल एमसीक्यू बेस्ड नहीं रहेंगी, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को देते चलूंगा। इसमें केवल हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसमें हम एमसीक्यू भी बनाते चलेंगे, न्यूमेरिकल्स वाले। तो न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे आपके क्वेश्चंस, आंकिक प्रश्न रहेंगे, तो वो भी आप देखते हुए चलना। तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या बोलता है ये देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या बोलता है, इसमें पूछा गया है कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास कॉल्ड? मतलब ऐसा कोई चीज है जिससे लाइट आर पार जा सक रही, क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, विट्रियस बोलेंगे? तो सिंपल सा प्रश्न था, आर पर जब जाए तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि कांच के आसपास चले जाता है ना, अगर वो चिकना है तो वो क्या होगा? ट्रांसपेरेंट के अंतर्गत आता है, तो ट्रांसपेरेंट कहलाएगा ये। ओपेक क्या होता है? जिससे बिल्कुल भी ना आ जाए, पूरी तरीके से रोक दे, जैसे काला रंग का पेपर या प्लास्टिक या कागज पूरी तरीके से रोक देगा। ट्रांसलूसेंट मतलब ये थोड़ा बहुत आपका रोशनी उस पर जाएगा लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, तो ये होता है आपका ट्रांसलूसेंट। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का था ऑप्शन सी, राइट आंसर था ट्रांसपेरेंट। अब ऐसे प्रश्न ही आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही मैं लेकर ये सीरीज चल रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में हमारे कुछ थोड़े बहुत मॉडिफाइड क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, जो स्पष्ट देखोगे ट्रांसपेरेंट, जो स्पष्ट नहीं देखोगे ओपेक, ओपेक बोलता हूं, ट्रांसलूसेंट, और जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा वो ओपेक कहलाता है, अपारदर्शी। तो पारभासी कहलाता है ट्रांसलूसेंट, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। तो मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, पारभासी कहलाता है। जैसे धुंधला आपका कोई भी कांच बोल सकते हो, कागज ले सकते हो, ठीक है। अपारदर्शी में काले रंग का कागज आएगा जिससे कुछ भी दिखाई न दे, आपके प्लास्टिक आ सकते हैं, तो ये सब अपारदर्शी ओपेक में आता है। चपक, लस्टर एक चीज होता है, जो भी किसी पदार्थ में लस्टर होता है वो अलग से चमकीला दिखाई दे, जैसे कि आपके मेटल्स, जितने भी मेटल्स है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, आपके सिल्वर हो, आपके प्लेटिनम हो, आपके गोल्ड हो, सब में क्या पाया जाता है? आपका लस्टर पाया जाता है, चमक पाया जाता है। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव, तो बेसिकली आपको पहले ये समझना होगा कि टिंडल प्रभाव होता क्या है।
और ये होता किसमें ये भी मैं बता देता हूं। आपका जो कोलाइड विलयन होता है, क्या कोलाइड विलयन या कोलाइडी विलयन, और एक आपका होता है निलंबन या फिर सस्पेंशन बोलते हैं, सस्पेंशन। ये दोनों में आपके ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत जो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें घुले हुए सॉल्वेंट में घुले हुए जो पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। और जब इसमें से कोई प्रकाश भेजा जाता है तो वो उसकी पूरी रोशनी दिखाई देती है कि कैसे लाइट गमन कर रहा है, कैसे लाइट गमन कर रहा है। गमन मतलब किस वे में जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, ये पूरा पता चलता है, कोलाइड में भी, निलंबन में या सस्पेंशन में भी। तो इन दोनों माध्यमों में ये प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, और ये दिखाई देने का कारण होता है आपका प्रकीर्णन, क्या स्कैटरिंग। यहाँ पे लाइट की हो जाती है स्कैटरिंग, क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो स्कैटरिंग करते हैं, लाइट को फैला देते हैं। और इसी प्रभाव को सबसे पहले जॉन टिंडल ने खोजा था, उनके नाम पर इसको टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया। तो अभी मैंने बताया टिंडल इफेक्ट प्रकाश के किससे संबंधित है, तो भैया प्रकाश के गमन से संबंधित है। और गमन के जो रास्ते होते हैं वो किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं, स्कैटरिंग। तो ऑप्शन क्या क्या है, देखो, परावर्तन नहीं, प्रकीर्णन बिल्कुल, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्कैटरिंग आएगा ये आपका। परिक्षेपण नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, तो क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है। डिस्पर्सन तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है, तो डिस्पर्जन होता है आपका यहाँ पर, सॉरी स्कैटरिंग होता है आपका, प्रकीर्णन होता है, ये याद रखना। तो तीसरे का आंसर होगा आपका प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग। डिस्पर्सन को हटा लेना। आपको पीडीएफ जो होगा टेलीग्राम चैनल में, बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ जो होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ जब आप लोग ये रखोगे या फिर प्रिंट आउट जैसे भी करो तो ये डिस्पर्सन को चेंज कर लेना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के हर एग्जाम में ये तो आएगा ही आएगा, क्या पता आपके शिफ्ट में भी आ जाए। तो प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है, मतलब वैक्यूम में, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होगा, तो वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ या 2 × 10⁸, 3 × 10⁷ या 3 × 10⁶। तो ये होता है आपका 3 × 10⁸। अगर इसका आंसर भी आपको नहीं मालूम होता ना, फॉर्मेशन दे सकते थे। यहाँ पर 3 जगह 3 है, एक जगह बस 2 है, और 2 जगह 10⁸ है। 3 की प्रायिकता ज्यादा थी, 10⁸ की प्रायिकता ज्यादा थी। आपका आंसर ये ले सकते थे अगर आपको मालूम नहीं है, कंफ्यूजन है तो भी, क्योंकि ये तो 3 है तभी तो 3 बार 3 लिखा है, कंफ्यूजन हो। 10⁸ है तभी तो 2 बार 10⁸ लिखा है। तो इससे आप जज कर पाओगे कि क्या सही आंसर हो सकता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से एलिमिनेशन के मेथड से आप रेलवे के सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो साइंस का हो, या फिर जीके का। जीके में तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न आप डील कर सकते हो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, ठीक। तो ये याद रखना, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होती है। एक कांच का भी याद रख लो और जल का भी याद रख लो। 2 × 10⁸ जो होता है वो आपके कांच का होता है, और 2.5 × 10⁸ होता है, ये आपके जल का होता है। और दोनों का आप बोल सकते हो न्यूमीटर पर सेकेंड, किसमें, सॉरी 2.25 होता है, 2.25 × 10⁸। तो ये होता है आपके जल में जो लाइट की वेलोसिटी है वो ये कांच के अंतर्गत, मिरर के अंतर्गत आपकी लाइट की वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है दोनों का नाम, दोनों की वैल्यू को आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति किस में अधिकतम होगी, ऑप्शन है एयर, वैक्यूम, वाटर, ग्लास कांच, पानी, निर्वात, हवा। अभी मैंने बताया निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में कितना था 2 × 10⁸, सॉरी हवा और एयर में लगभग बराबर होते हैं, लगभग ये बराबर होते, इससे थोड़ा सा कम होता है, किससे, वैक्यूम से। वैक्यूम से थोड़ा सा कम होगा एयर में। वाटर का मैंने बताया दिया आपको 2.25 × 10⁸, और ग्लास का बताया था 2.5 × 10⁸। तो सबसे ज्यादा किसमें था, वैक्यूम में। तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा आपका आंसर, पांचवें का आंसर बी। तो वैक्यूम में जो होता है सबसे ज्यादा इसका वेग होता है। तो कांच में 2 × 10⁸ लिखा था क्या, हाँ बिल्कुल 2 लिखा था, इसका 2.25 था। तो आप ऐसे नंबर अगर याद है तो आप ऐसे भी बता पाओगे निर्वात में, अगर नहीं याद है तो सीधा रट लो।
वैक्यूम में, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में वैक्यूम है, वहां से जब हम तक आता है ना लाइट बहुत तेजी से आता है, लेकिन हमारे जैसे वायुमंडल में एंटर करते हैं, यहाँ हवा है, जल वाष्प है, वायु है, तो उनसे वो टकराकर धीरे हो जाती है, इसलिए हवा में निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो वैक्यूम में सबसे तेज होता है लाइट। प्रकाश खाली स्थान में संचरित होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में मतलब ऊर्ध्व रेखा में, एक वर्क रेखा में मतलब कर्व लाइन में, या फिर सीधी रेखा में। तो जो हमारी प्रकाश होती है ना वो सीधी सीधे गमन करती है, सीधे सीधे, वो गोल नुमा नहीं जाती, ना ही वो हॉरिजॉन्टली कि मैं ऐसे क्षैतिज चलूंगी किसी एक्सिस के, या फिर वर्टिकल ही चलूंगी, नहीं, ये सीधी जाती है, स्ट्रेट लाइन, किसी भी डायरेक्शन में भेजो वो स्ट्रेट लाइन में ही गमन करती है। तो लाइट इज ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इज गिवन बाय, was given by whom? तो ऑप्शन है आपके आइंस्टाइन, प्लैंक, न्यूटन एंड फैराडे। किसके द्वारा दिया गया था? सिंपल सा प्रश्न था ये, मैंने केमिस्ट्री जब पढ़ाया था तो क्लास में उनको तो याद होगा ही होगा। क्वांटम सिद्धांत मैंने किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बताया था। साथ में जो मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस थे, पहले के जो प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस थे उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये क्वांटम जो सिद्धांत था ना लाइट का, वो आपके आइंस्टाइन, प्लैंक, न्यूटन या फैराडे, तो ये प्लैंक के द्वारा दिया गया था, प्लैंक के द्वारा, जिसको हम लोग प्लैंक नियतांक बोलते हैं, प्लैंक कोफिशिएंट या कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको E इक्वल टू एच न्यू से डिनोट करते हैं। क्या? E इक्वल टू एच न्यू से। एच आपका प्लैंक कोफिशिएंट या कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.63 समथिंग होती है, याद रखना 6.63 इंटू 10 टू द पावर 34 माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है। ये एनर्जी के फॉर्म में रहता है ना, जूल इंटू सेकंड, ये एनर्जी के फॉर्म में रहता है, याद रखना। जूल सेकंड ही होता है, जूल पर सेकंड नहीं होता, ये ध्यान में रखना भाई, ठीक। और ये न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी। किस चीज की फ्रीक्वेंसी? लाइट की फ्रीक्वेंसी, कितना वो निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो ये रहता है आपका E इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक के द्वारा दिया गया था, इसी को लाइट का क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। आइंस्टाइन ने नहीं दिया था, ये याद रखना। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने गति दिया, फैराडे ने आपके फैराडेज लॉ दिया है इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ये पॉइंट याद रखना, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड एच की वैल्यू होती है, जिसको प्लैंक कोफिशिएंट बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। अगला, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? मतलब ये ट्रांसवर्स वेव है। वेव दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक आपके होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अनुदैर्ध्य तरंग जो कि ध्वनि संचरित होती है, साउंड जैसे चलता है, और एक होता है आपका ट्रांसवर्स, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से चलता है साइनसोइडल वे में। तो ये जो घटना होती है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है, इसकी एकमात्र घटना कौन सी? कौन बताता है इसको? प्रकाश का फैलना, स्प्रेडिंग या स्कैटरिंग ऑफ लाइट? नहीं। इंटरफेरेंस? नहीं। विसरण, डिफ्यूजन? नहीं। तो क्या बताएगा? पोलराइजेशन, ध्रुवण। ये एकमात्र घटना है जो साबित करती है कि कैसा है प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग या फिर ट्रांसवर्स वेव में ही आपका ध्रुवीकरण या बोल लें तो पोलराइजेशन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में नहीं होगा कभी भी। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में आपका ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन नहीं होता। तो बचा क्या? ट्रांसवर्स वेव, दो ही तो वेव है, तो ये ट्रांसवर्स वेव ही दर्शाता है। और पोलराइजेशन हो क्या रहा है? तो ये सीधी रेखा में गमन करने को मजबूर करती है। किसको? प्रकाश को। प्रकाश देखो अभी साइनसोइडल वे में चल रहा है ना, इस साइनसोइडल वे को वो क्या कर देगा? थोड़ा सा ऐसे और बंद कर देगा और प्रयास करेगा कि ये सीधी सीधी चले, जैसे लेजर लाइट, लेजर बीम चलता है ना एकदम सीधा सीधा, उस प्रकार का बना दिया जाता है। उस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। और ये पोल्स पर अधिकतर दिखाई देता है, नॉर्थ पोल पर ज्यादा ये वाली घटना दिखती है पोलराइजेशन की, इसलिए इसका नाम भी पोलराइजेशन रख दिया है। पोलर पे होता है, पोल्स पर होते हैं ये, इसलिए पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, सीधी सीधी चलती है, ठीक है। तो सीधा सीधा समझना हो ध्रुवीकरण क्या, तो लेजर लाइट की जैसे सीधी सीधी चलने वाली किरणों को ही हम लोग ध्रुवीकरण बोलेंगे, ठीक है। और ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को बताता है। कौन सा वाला? तो अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? मतलब व्हाट आर दोज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट देमसेल्फ, मतलब खुद से उसके अंदर से रोशनी नहीं निकलेगी। ऑप्शन है पारदर्शी वस्तु, तो ये तो मैंने बताया था, आर पर दिखने वाली, तो ये तो हो नहीं सकता था। पारभासी, धुंधला दिखेगा, ये भी नहीं हो सकता। अप्रदीप्त वस्तु मतलब नॉन इल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट, तो नॉन इल्यूमिनेशन ही तो होगा जो उत्पन्न नहीं करेगा। और जो उत्पन्न करता है जैसे कि लाइट, लाइट से हमको रोशनी मिल रही, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। हमको पूछा है कौन नहीं करता, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो
उत्पन्न नहीं करता लाइट को, वो नॉन इल्यूमिनेटेड या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो अपवर्तनांक होता है आपका, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। स्नेल के नियम से पता चला कि भैया हम किसी भी माध्यम का, किसी भी पदार्थ का इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। और उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया था, उसी फॉर्मूले को आपको पूछ रहा है। तो किसने दिया? स्नेल ने दिया था। ये समझना, हर पदार्थ का आपका अलग अलग अपवर्तनांक होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये ध्यान में रखना। अब इसका फॉर्मूला क्या है? अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल गुना पदार्थ की चाल। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल, या अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल या बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो म्यू होता है ये होता है वेलोसिटी इन एयर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और बटे होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम या एनी ऑब्जेक्ट। तो ये आपका होता है म्यू। तो प्रकाश की चाल हवा में क्या हो या पदार्थ बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये अपवर्तनांक कहलाती है। और ये रिफ्रैक्टिव आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष मतलब आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कंपेयर कर रहे हो। कैसे? आपका हवा क्या है? माध्यम है, पदार्थ क्या है? माध्यम है, ठीक। तो ये होता है सापेक्ष। मतलब सापेक्ष एक निरपेक्ष भी होता है, ठीक है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक भी होता है जिसको एब्सोल्यूट हम लोग इंडेक्स से बोल सकते हैं। तो जो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसके लिए हम लोग निर्वात में लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे यहाँ पदार्थ में प्रकाश की चाल था, यहाँ माध्यम में आ जाता है। तो निर्वात के सापेक्ष अगर देखोगे तो उसको हम लोग निरपेक्ष बोलेंगे, लेकिन अगर हवा के सापेक्ष बोलो किसी भी पदार्थ में तो उसको हम लोग सामान्य अपवर्तनांक या फिर सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में बोल सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखना। अच्छा, किसमें क्या क्या होता है ये भी याद रख लो। हीरे के अंतर्गत हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, ठीक है, और आपकी कांच का लोगे तो ये लगभग 1.5 के आसपास होता है अराउंड। पानी का मेरे ख्याल से 1.3 होता है, एक बार देख लेना, 1.33 ये समथिंग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना। ठीक, नोट कर लियोगे मेरे ख्याल से। अच्छा, कुछ बातें और याद रख लो, जैसे कि अपवर्तनांक का चल रहा है ना, इस क्वेश्चन का नहीं है। अपवर्तनांक जो होता है वो डिपेंड करता है एक तरीके से तरंग दैर्ध्य पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये याद रख लेना, कैसे कभी पूछ दिया जाए तो। अपवर्तनांक मैंने बताया आपको क्या होता है। तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ कोई भी जो प्रकाश है कैसे ट्रेवल कर रही है उसका वेवलेंथ बताता है ये। अगर वेवलेंथ ज्यादा है किसी पदार्थ का तो उसका तरंग दैर्ध्य कम हो गया। किसी भी किरण का होता है, बेसिकली आप देखोगे तो बेसिकली किरण का तरंग दैर्ध्य होता है किसी भी लाइट का। तो लाइट का अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है जिसका, तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। जैसे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, मतलब वो ऐसे ऐसे संचरित करता है, लेकिन वहीं पर बैगनी रंग का ऐसे ऐसे होता है, इसकी संचरण कम होती है, वेवलेंथ कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसका म्यू या अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो ये ध्यान में रखना। अब इस प्रश्न पे चलते हैं। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि वी सी ग्रास एज ग्रीन बिकॉज यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों को परावर्तित करता है। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि केवल हमें हरा रंग दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकाश के अंतर्गत सारे रंग मौजूद होते हैं। जैसे ये एक लाइट रे आया ना, ये लाइट रे अगर आया तो इसके अंतर्गत टोटल आपके 7 रंग मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग बैजानी हप्पी नाला के नाम से जानते हैं या विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो वो पूरे 7 के 7 रंग रहते हैं। लेकिन कोई भी चीज, जैसे अगर मैंने अभी ऑलिव ग्रीन कलर का यहाँ पर ब्लेजर डाला हुआ है तो आपको ऑलिव ग्रीन दिख रहा होगा, अंदर में ब्लैक कलर का टी शर्ट है तो ब्लैक कलर का टी शर्ट दिख रहा होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये ऐसे प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, इसी कारण आपको वो रंग दिखाई दे रहा है। तो कोई भी हरा रंग चीज है वो हरा कब दिखाई देगा? जब वो हरे रंग के प्रकाश को वापस परावर्तित कर देगा। तो ऑप्शन ए में दिया था, ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित कर देता है। अगर ये लाल रंग का होता तो लाल रंग का दिखता आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं इंक यूज कर रहा हूँ रेड,
तो ये रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड रंग को परावर्तित कर रहा है। सेम उसी प्रकार से काला क्यों दिख रहा है? जो यहाँ पर लिखा है बैक टू आवर आइज, अवशोषित करती है, ग्रीन लाइट, ये सब क्यों ब्लैक दिख रहा है? ऑप्शंस या क्वेश्चंस क्यों ब्लैक दिख रहे हैं? क्योंकि ये सारे रंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं कर रहा है। तो एकमात्र रंग जो सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता होता है काला। अगर कोई पदार्थ सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा, परावर्तित ही नहीं करेगा, तो काला दिखाई देगा। लेकिन जब वही पदार्थ सभी रंगों को फिर से परावर्तित कर दे और सभी रंग मिलकर किससे बने थे? व्हाइट रे से, तो वही चीज हमको क्या दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है। तो याद रखना, कंफ्यूजन होता है। काला रंग काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और सफेद रंग सफेद इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, किस साल में ओले रोमर, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया आपके एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं जिसमें आपको डेट मेंशन करना हो, ईयर बताना हो। तो ये पूछता ही है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1776, 1676, 1876 या 1867? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसने पहली बार बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है आपकी वेलोसिटी। किसकी? प्रकाश की वेलोसिटी। किसने बताया था? ओले रोमर ने। किसने? रोमर ने, 1676 में। इससे पहले तक माना जाता था कि जो प्रकाश है उसका वेग इन्फिनिटी है, अनंत है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओले रोमर। और ऐसे प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम दिला रहे हो वहां पर भी काम आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का बेस सेंट्रल से लिया जाता है, वहीं से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? कारण क्या है कि वो काले रंग का दिखाई देगा? तो अभी हरे रंग वाला मैंने बताया क्या, कोई भी चीज हरा कब दिखाई देगा या किसी भी रंग का कब दिखाई देगा? जब वो उस रंग को परावर्तित करे। अगर वो किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो वो काला दिखाई देगा, ब्लैक। अब ये हरे रंग का कब दिखता है? जब ये हरे रंग को परावर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट। तो मैंने बताया ये व्हाइट रे है, व्हाइट रे के अंदर का 7 प्रकार की आपके किरणें हैं। ये 7 में से बाकी 6 को एब्जॉर्ब करता और केवल ग्रीन रंग को रिफ्लेक्ट करता, तब ग्रीन दिखता। अब इसमें मैं व्हाइट रे नहीं डाल रहा हूं, इसमें क्या बोल रहा हूं? दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में, मतलब केवल मैं लाल रंग का, इसमें रेड रंग का क्या डाल रहा हूं? रे डाल रहा हूं, किरण डाल रहा हूं, रोशनी डाल रहा हूं। तो उससे अगर देखूंगा, लाल रोशनी में देखूंगा तो एक काले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये तो लाल रंगों को क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा था, एब्जॉर्ब, अवशोषित कर रहा था। बस यही एकमात्र कारण है कि ये जो हरा रंग है वो लाल रंग में देखे जाने पर काला दिखाई देगा। तो केवल हरा और लाल के केस में नहीं है, ये बाकी सब के केस में होगा। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, यही मैंने बताया। अपवर्तन की वजह से नहीं, अपवर्तन वाला कोई बात नहीं यहाँ पर। यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है, बिल्कुल नहीं। यह लंबन या पैरालैक्स त्रुटि की वजह से होता नहीं। तो ये होता है भैया आपके किस कारण से? क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयामों को पूर्णतः क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब ये केवल लाल और हरे के लिए नहीं है, ये मैं बता देना चाहता हूं। हर किसी दूसरे रंग के अंतर्गत आप देखना चालू कर दो, वो उस रंग को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको काला दिखाई देना चालू हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा कोई भी चीज। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? काला, नीला, नारंगी, लाल, कैसा दिखाई देता है? बच्चों वाला प्रश्न है, क्लास 5th से आप पढ़ते आ रहे होंगे। काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष कभी किसी रंग का नहीं दिखाई देगा, आपको काला ही दिखाई देगा। एकमात्र इसका कारण है वहां पर वायुमंडल नहीं है। वहां वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो धूल के कण नहीं होंगे, धूल के कण नहीं होंगे, वाटर वेपर्स, जल वाष्प नहीं होंगे। जब ये सारी की सारी चीजें नहीं है, ना वहां पर प्रकीर्णन होगा, मतलब स्कैटरिंग भी नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा, ना ही वहां पर किसी प्रकार का डिस्पर्जन होगा, वर्ण विक्षेपण। तो ये दोनों ही घटनाएं जब नहीं होंगी तो हमको आसमान जो है, अंतरिक्ष वो कैसा दिखाई देगा? काला। तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर में कोई भी वायुमंडल नहीं है। लेकिन हमको नीला दिखाई देता है, क्योंकि हम जब नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर, तो हमारे चारों ओर क्या है? एयर है। एयर के अंतर्गत वाटर वेपर्स हैं एंड धूल के कण हैं और छोटे छोटे अन्य कण पाए जाते हैं। तो वो सबसे क्या होता है? प्रकाश टकराता है, बिखरता है, स्कैटरिंग होता है। अगला, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब जो स्ट्रीट लाइट होता है ना आपका, व्हाट इज यूज्ड इन येलो स्ट्रीट लाइट्स? स्ट्रीट लाइट्स पहले के जमाने में जो आते थे, अब तो एलईडी वाले लगने लग गए हैं।
या फिर किसी आप जैसे रेलवे में आप काम करने गए तो वहाँ पर आप देखोगे यार्ड जो होते हैं ना आपके शिपिंग यार्ड बोलता हूँ, जो रेलवे यार्ड्स होते हैं, मार्शलिंग यार्ड्स, वहाँ पर आप जाओगे तो येलो कलर के लाइट लगे होते हैं। तो उनमें देखना वो येलो कलर के दिखाई देने का कारण क्या होता है, नियॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सोडियम। तो इसका मेन कारण होता है आपका सोडियम, क्योंकि ये कैसा लैंप होता है, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप होता है क्या, ये जो पीले कलर का लाइट है वो सोडियम वेपर लैंप होता है। इसके अंतर्गत सोडियम की वाष्प भरी जाती है, सोडियम की वाष्प भरी जाती है, जिसके कारण ये पीला दिखाई देना चालू कर देता है। ऐसे यू आकार की एक नली होती है, यू आकार की टंगस्टन की नली होती है, जिस टंगस्टन के चारों ओर आपका सोडियम गैस भरा होगा, ठीक है, पूरा सोडियम ऐसे भरा होगा इसके चारों ओर, और जैसे ही गर्म होगा तो क्या होगा, पीले रंग का रोशनी देने लग जाता है, पीले रंग का रोशनी लग जाता है। ऐसे टाइप का आपने बल्ब देखा होगा कहीं ना कहीं, तो ये याद रखना, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और फिलामेंट किसका होगा, हमेशा फिलामेंट टंगस्टन का ही बनेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो सोडियम वेपर लैंप में भी सोडियम का यूज बोले, पीले रंग की लाइट में बोले सोडियम का यूज आपको याद रखना है। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, प्रकाश की गति क्या होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपको मैंने म्यू के बारे में पढ़ाया, क्या वेलोसिटी इन एयर बोलो या वेलोसिटी इन वैक्यूम बोलो, ठीक है। लगभग 3 गुना 10 की घात 8 लगभग एयर में भी होती है, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं ना तो 3 ले लेते हैं। हमको माध्यम में पूछा किसी मीडियम में, मैं निर्वात वाला ले लेता हूं, तो 3 × 10⁸ ये होना था, और बटे जो प्रकाश का वेग है माध्यम में, जिस भी माध्यम के बारे में पूछ रहे हैं, ये कितना बता दिया गया है 1.5, तो ये 1.5 था आपका, 3 गुना 10 की घाते 8, यहां पर कुछ रहा होगा, जो भी वैल्यू हम लोग x मानकर चलते हैं। 3 × 10⁸ ऐसे लिखो 1/5 करके, और जिसको मैथ स्ट्रांग है यहीं से इसको 2 बार में काट दो, तो सीधा x इधर आ जाता, और 2 बार में, क्योंकि 1.5 है, 1.5 दूना 2 3 ही तो होगा, तो 2 बार में गया 10 की घाते 8, तो 2 गुना 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर होता, क्योंकि अपवर्तनांक की वैल्यू आपको दी गई थी 1.5। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप आसानी से बना पाओगे, कब, जब आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला पता होगा तब। तो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा होता है आपका हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल, जैसा भी आपको पूछा जाए। तो 2 वाला किस में बताया था, मैं कांच में बताया था, 2.25 आपके पानी में बताया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी प्रकार से इनकी तैयारी करके रखनी होगी। 2.25। चलो अगला प्रश्न, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके खाली स्थान द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड बाई इट्स क्षेत्र घनत्व, एरिया डेंसिटी, प्रकाश घनत्व, लाइट डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी या द्रव्यमान घनत्व, मास डेंसिटी। तो भैया बात किसके बारे में कर रहा है, अगर इसके बारे में भी आपको नॉलेज नहीं था, अगर नहीं होगा तो बात जब लाइट के बारे में बोल रहे तो लाइट डेंसिटी आप ले सकते थे आंसर, तुक्का भी मारना चाहो तो इसी में मारोगे ना, किसी और में क्यों मारोगे। जब लाइट की बात करें तो लाइट वाले में मारोगे, और यही इसका राइट आंसर भी है कि किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, किसी भी माध्यम की प्रकाश को, जैसे कि ये माध्यम में ले ले कांच, ये कांच था, इस पर लाइट गया और ये क्या कर रही, परावर्तित कर रही है, मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है। तो रिफ्लेक्ट करने की इसकी क्षमता किस पर डिपेंड करती है, उसकी लाइट डेंसिटी पर डिपेंड करती है। किस पर, लाइट डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अगर लाइट डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, किसकी, उस माध्यम की अगर लाइट डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, वो ज्यादा मात्रा में प्रकाश को बाहर भेजेगा, वो ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, प्रकाश को बाहर भेजेगा, याद रखना, ठीक है। तो ध्यान में रखना, प्रकाश परावर्तित करने की क्षमता आपका लाइट डेंसिटी कहलाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना 2-3 और पॉइंट याद रख लो कि ये प्रकाश डेंसिटी क्या होती है, प्रकाश को रोक देगा, मतलब इधर जाने नहीं देगा, ज्यादा ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा, तो प्रकाश को रोकेगा, ये क्या करेगा, ये प्रकाश को रोकेगा। पहला पॉइंट तो ये नोट करो, प्रकाश को रोकेगा। दूसरा, ये जो होता है डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा, तो सघन माध्यम में, सघन माध्यम। अब एयर में बोलोगे आप, एयर में भैया सघन माध्यम मतलब इसको बोलते हैं हम लोग डेंस मीडियम, क्या बोलते हैं, डेंस, डेंस लिख लेना, डेंस, डेंस मीडियम। सघन माध्यम में सघन घनत्व लिख रहा था, ये माध्यम होगा। सघन माध्यम, जो डेंस मीडियम होता है उसका आपका
लाइट डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में रोकेगा। और जिसका डेंस मीडियम होता है ना, जो डेंस मीडियम होता है और जिसका लाइट डेंसिटी ज़्यादा होता है, उसका अपवर्तनांक म्यू भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये याद रख लेना, काम आ सकता है, शायद इससे क्वेश्चंस बन जाए आपके। तो जिस भी मीडियम का लाइट डेंसिटी ज़्यादा है वो प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में रोकेगा, तो ज़्यादा मात्रा में रोका तो ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करेगा, बाहर नहीं जाने देगा। दूसरा चीज़, ये सघन माध्यम में ही आपकी लाइट डेंसिटी ज़्यादा होती है। विरल माध्यम में कैसे होगी, विरल माध्यम मतलब रेयर मीडियम, जैसे कि आपका हवा में कहीं भी प्रकाश रुकेगा नहीं, रुक पाएगा, तो ये। और दूसरा आपका म्यू ज़्यादा होता है, म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। किसमें म्यू की वैल्यू, जैसे म्यू की वैल्यू एयर के लिए बोला जाए ना, अगर एयर का अपवर्तनांक कितना होगा बोले तो 1.00003 ऐसा होता है ये म्यू। क्यों? क्योंकि लगभग इसका वेग जो होता है, हवा में जितना वेग है वो लगभग निर्वात के वेग के बराबर होता है, इसलिए इतना आता है वैल्यू। जैसे कांच का बता दिया ना, 2 × 10⁸ तो सॉरी 1.5 आपका निकल गया था म्यू की वैल्यू कांच के लिए। एयर बोलता हूं, आपके जल के लिए देखोगे तो जल के लिए आ जाएगा आपका 1.33। जो वो बता रहा था 2 × 10⁸ या 2.25 × 10⁸ वो क्या था, लाइट की स्पीड थी। तो ये होता है म्यू की वैल्यू अलग अलग। आपको हीरे के लिए बताया था 2.42, तो ये होता है। तो जिसका लाइट डेंसिटी ज़्यादा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा। ये पॉइंट नोट कर लेना भैया, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आ सकता है, डिपेंड करता है ना ये चीजें। अगला प्रश्न, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, देन क्या होगा। सघन माध्यम, विरल माध्यम मैंने बता दिया। विरल माध्यम में आपके जो कण होंगे ना, एयर के जो पार्टिकल्स हैं या फिर जिस भी माध्यम से, जिस भी मीडियम से मिलकर बना है, जैसे वाटर का मीडियम आपका ज्यादा डेंस नहीं होगा एज कंपेयर टू आपका कांच ले सकते हो, ठीक है, एज कंपेयर टू कांच। ग्लास जो है ज्यादा डेंस होता है पानी से, लेकिन हवा के कंपेयर में बोलूं तो हवा आपका रेयर मीडियम हो जाएगा, लेकिन वहीं पानी आपका डेंस, मतलब पानी की डेंसिटी ज्यादा है एयर से, तो डिपेंड करता है। तो अलग अलग मीडियम को आप विरल और माध्यम और सघन माध्यम बोल सकते हो, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम बोल सकते हो। कि दूसरा माध्यम क्या रखा गया है, जैसे यहाँ पर हवा रखा गया है और दूसरा माध्यम पानी रखा गया है, तो ये जो हवा वाला होगा वो क्या होगा, आपका रेयर मीडियम होगा, और यहाँ पर जो पानी वाला माध्यम होगा वो क्या होगा, आपका डेंस मीडियम होगा। और इसमें जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो जब ये विरल माध्यम से आई, और सघन माध्यम मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स एकदम पास रहेंगे, एकदम पास ऐसे, तब ये क्या होगा, अभिलंब। इसको नॉर्मल बोलते हैं या हिंदी में अभिलंब बोलेंगे, इंग्लिश में आप नॉर्मल पढ़ते हो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं हिंदी में। ये आपका रेयर मीडियम या डेंस मीडियम। तो डेंस मीडियम में जब जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब ये झुकती है तो इसकी जो गति होती है ना, वो धीरे धीरे वो भी कम होती जाती है। यहाँ पर जो स्पीड रही होगी लाइट की, वो इधर जाने पर कम हो जाती। तो वही पूछा था, जब प्रकाश विरल माध्यम से, रेयर मीडियम से सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में जाता है, प्रवेश करता है, तो क्या होता है, इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है, नहीं, गति कम ही होती जाती है, गति बढ़ती है नहीं, इसकी गति कम हो जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और उल्टा इसका जस्ट होगा, अगर वो सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो उसकी गति बढ़ जाएगी, तो जस्ट उल्टा कर लेना। अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता क्या कहलाता है, मतलब व्हाट इज द रीजन कॉल्ड वेयर ऑल द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज ब्लॉक्ड। मतलब जैसे लाइट आ रहा है और यहां पर मैंने कोई पत्थर या कांच रख दिया जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं था, ठीक है, कैसा था, ओपेक था समझ लो, तो इसमें जब प्रकाश पड़ेगा ना तो इसके पीछे का भाग तो पूरा काला दिखाई देगा, लेकिन यहाँ वाले भाग में ना हल्का हल्का लाइट आपको रोशनी दिखता है, ये कम काला दिखाई देगा। तो जो पूरा काला भाग होता है उसको अलग नाम से जानते हैं, जो कम काला भाग होता है उसको अलग नाम से जानते हैं। वही पूछा है, उपछाया, प्रच्छाया, एंटुम्ब्रा और छाया, शैडो, क्या बोलेंगे, मतलब पेनुम्ब्रा, उम्ब्रा, एंटुम्ब्रा और शैडो क्या बोलेंगे। तो छाया तो जो डायरेक्ट दिख रहा है, छाया में लाइट की मात्रा होती है, एकदम काला नहीं रहता छाया आपका, जो एकदम काला वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रच्छाया, क्या बोलते हैं, प्रच्छाया, उम्ब्रा। और जो हल्का हल्का साइड वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनुम्ब्रा। और छाया एकदम लाइट वाला, लाइटर आपको दिखेगा, जैसे हम चलते बोलते हैं या कोई चीज रख देते हैं उसका लाइट दिखता है ना, जैसे अगर यहाँ पर मैं रखूँ शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन मुझे दिखाई देगा कि इसका छाया यहाँ पर बन रहा है, तो वो होता है आपका शैडो नॉर्मल, ठीक है। तो पेनुम्ब्रा और उम्ब्रा, तो पेनुम्ब्रा आपका हल्का काला दिखाई देता है और जो पूरा अवरुद्ध करता है वो एरिया आपका उम्ब्रा कहलाता है, जो कि पूरा पूरा काला दिखाई देता है। तो उम्ब्रा आपका राइट आंसर होगा, या अम्ब्रा जो भी बोलो। अगला प्रश्न, सीवी रमन के बारे में कौन सा कथन गलत है, क्या गलत है ये नोट कर लेना,
क्या गलत है पूछ रहा है। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। 1954 में ही इनको भारत रत्न दिया गया था। इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, बिल्कुल जीता था। अब क्यों जीता था ये कमेंट करके बताइएगा भाई। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में तो थोड़ा सा जानकारी आपको होगा, और नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि क्यों मिला था इनको नोबेल प्राइज। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया गया था। पढ़ रहे हैं फिजिक्स तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, ये तो आपको मालूम ही चल जाएगा, लेकिन किस लिए दिया गया था, कौन सा इन्होंने इफेक्ट खोजा था बताइएगा। ठीक है, उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में होता। हाँ सही बात है, 1888 से लगभग 1970 तक इनका जीवन था, 1970 तक का। इन्होंने 1987 में नाइट की उपाधि धारण की, गलत नहीं, 70 तक इनकी जीवन लीला चली थी जिसमें उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को अचीव किया था, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ये सब। तो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, लेकिन कौन सा इफेक्ट था नाम बताना। अगला प्रश्न है 21, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्राइटनेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू कोलिजन विथ फ्लोटिंग पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड। तो अभी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था, क्या किसी भी द्रव के अंतर्गत उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो विलेय जो कण होते हैं, वो अगर किसी चीज से टकराएंगे, किसी प्रकाश से टकराएंगे तो उसकी रास्ते दिखाई देते हैं, उसकी रोशनी दिखाई देती है कि कैसे गमन कर रही है। कौन सा इफेक्ट था वो, रमन, टिंडल, स्नेल या हीगन? तो टिंडल इफेक्ट था ना। टिंडल इफेक्ट में तो ये दिखता है, क्या होता है उसमें, स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होती है। तो प्रकीर्णन देखते तो टिंडल इफेक्ट आप मार सकते थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी, फिर से बोल रहा हूं 21वां का ऑप्शन बी। 22वां, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो स्कैटरिंग में क्या होता है, रंग बिखरता है, रंग अलग अलग कलरों में बिखर जाता है, लेकिन सब रंग में नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि पूरा सातों रंग में दिखनाई देने लगेगा, नहीं। जो रंग ज्यादा स्कैटरिंग होगा वही रंग ज्यादा दिखेगा, मतलब जिस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है उसी रंग में दिखता है। तो कौन सा नहीं है बोल रहा है? तो देखो आकाश का नीला रंग दिखाई देता, बिल्कुल है, बिल्कुल है ये। तो यही तो, अच्छा कौन सा है पूछा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? देखो स्कैटरिंग के लिए दो चीजें होती हैं। स्कैटरिंग किसका सबसे अधिक होगा ना, तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। किसना? बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। कारण क्या है? लैम्डा इसका कारण है। इसका लैम्डा जो होता है कम होता है, इसका लैम्डा जो होता है अधिक होता है। ये लैम्डा क्या है सर? तो लैम्डा होता है भाई आपका तरंग दैर्ध्य, मतलब वेव लेंथ। लाल रंग का वेव लेंथ ऐसे चलता है बड़ा बड़ा, और इसका छोटा छोटा चलता है। मतलब ये जितने बार में दो लेंथ क्रिएट करेगा, दो ऐसे अप डाउन चलेगा, उतने बार में 6, 7, 8 चल जाएगा। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी? बैगनी रंग की। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम। इसको कैसे समझना? कदमों से समझना, कदमों से। आप अगर बड़े बड़े कदम के साथ चल रहे हो तो कोई रास्ता आप जल्दी कवर कर पाओगे, तो आपके नंबर ऑफ कदम कम हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो नंबर ऑफ कदम कम होंगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो गई। लेकिन आप छोटे छोटे कदमों से उसी दूरी को तय करो तो आप कदम की संख्या बढ़ जाएगी, तो कदम की संख्या बढ़ गई मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और जो कदम छोटा छोटा ले रहे हो वो आपका लैम्डा है, बड़ा बड़ा ले लो वो भी लैम्डा है। जब बड़ा बड़ा ले रहे थे तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा था, फ्रीक्वेंसी कम था। जब छोटे कदम ले रहे थे तो तरंग दैर्ध्य कम था और फ्रीक्वेंसी ज्यादा था। तो स्कैटरिंग जो होता है, अब देखो कैसे प्रभाव करेगा। ये देखो मान के चलो यहाँ पर धूल के कण है, अब बताओ किसमें सबसे ज्यादा मात्रा में धूल के कण टकराएंगे? ये तो सीधा सीधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है लाल वाला, तो इसमें थोड़ी ना टकराएंगे। टकराएगा किसमें? जो बैगनी वाला ऐसे छोटा छोटे के साथ चल रहा है, ज्यादा कणों से टकराएगा। तो इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसकी सबसे कम होती है। ठीक, ये मैंने बताया। किसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा? तो ये आपके लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की, लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम होती है और बैगनी रंग की सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सर नीला क्यों दिखाई देता है? अरे नीला दिखाई देने का कारण ये है, इसका भी स्कैटरिंग हो रहा है ज्यादा मात्रा में, इसका कम मात्रा में हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है स्कैटरिंग। और जब आप बैजानी हप्पी नाला पढ़ो या विबग्योर पढ़ो तो इसमें आप देखोगे बीच का एक कलर आपको नीला दिखता है। तो सबसे ज्यादा रंग होने वाला और सबसे कम आपस में जब मिलते जाते हैं तो आपको मिक्स रंग दिखाई देता है। कौन सा? नीला। इसलिए नीला रंग दिखाई देता है। सेम समुद्र का रंग भी नीला इसी कारण से दिखाई देता है। तो आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र के रंग का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। बाकी ऑप्शन क्या दिए थे? तारों का टिमटिमाना, ये प्रकीर्णन नहीं है, क्या होता है? ये अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन नहीं है, परावर्तन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन होता है। सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वर्ण
विक्षेपण। इंग्लिश में बोलूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन होता है ये। इंद्रधनुष ये नहीं है भैया, इसमें 2-3 प्रक्रियाएं साथ में होती है। आपका रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, आपका रिफ्रैक्शन भी होगा, और आपका स्कैटरिंग भी होता है, साथ में डिस्पर्जन भी होता है। ये सब चीजें होती है तब ये आपका होगा। अगर ये सब नहीं दिया है तो आप भले मार सकते हो क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सब नहीं दिया है तो आप भले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आंसर लोगे। अगर ये दिया है तो ये आंसर है राइट में, साथ में भले वो आ सकता है। तो ये मेरे ख्याल से समझोगे आप। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अभी मैंने बताया, क्या प्रकीर्णन होता है। तो देख लो, नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। नहीं, नीला ही हो रहा था, सभी रंग होते हैं वैसे तो, ये तो नहीं हो सकता। सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है, गलत। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं से द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ तो छोड़कर बाकी सब का बोल रहा था, ये होता है नीले रंग का सर्वाधिक, बोल सकते हो आप। श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता नहीं। तो जो श्वेत प्रकाश में जो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य है वो निम्न होता है, कम होता है, बीच वाला है तो, और ये हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, श्वेत प्रकाश नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें भी था लेकिन ये नहीं, इसमें छोड़ने बोल रहा था, छूटता थोड़े नहीं, ये भी प्रकीर्णित होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो आपको समझना होगा ना, जब ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट टाइप के आपको ऑप्शन दे हो तो। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती, कौन सी भैया, आपतित होगी तो क्या होगी, परावर्तित भी होगी, आपतित होगी तो परावर्तित भी होगी। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी सरफेस द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर्स। तो रिफ्लेक्शन ऑकर्स कब होता है, जब इंसिडेंट रे आया और परावर्तित हो गया। तो इसको अनियमित बोलेंगे क्या, नहीं। अगर चिकना सतह नहीं होता तो अनियमित बोलते हैं, ये तो चिकनी सतह की बात कर रहा है, चमकीली सतह की बात कर रहा है। विसरित डिफ्यूज नहीं होता ये, नियमित, हाँ बिल्कुल नियमित होगा, रेगुलर होगा। कैसा रिफ्लेक्शन होगा, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अगर वहीं पर उबड़ खाबड़ जगह होता है ना, या दानेदार सतह होती, चमकीली भी हो लेकिन दानेदार अगर सतह हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अनियमित, इर्रेगुलर में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, एक समतल दर्पण के लिए कैसी छवि होती है। द इमेज फॉर अ प्लेन मिरर इज वास्तविक और पार्श्व सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और पार्श्व सीधा, आभासी और पार्श्व उल्टा। तो कैसे इसमें दर्पण में छवियां बनती है भैया। तो देखो, जब भी दर्पण की, समतल दर्पण की बात करें ना, तो आप जब घर में जो मिरर लगाकर रखते हो ना इस प्रकार का, ये आपका क्या है, समतल दर्पण होता है। पीछे एक कोटिंग कर दी जाती है, पीछे कोटिंग कर देते हैं तो परावर्तक सतह बन जाता है। और परावर्तक सतह बनने के बाद इसमें आपका सीधा सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और वो जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है, आभासी होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता। कैसा नहीं होता, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आभासी और आभासी ये तो दिए हैं, ठीक है। ये पार्श्व सीधा, पहले तो ये सीधा बनता है, ये भी याद रख लो, अलग से मैं लिखकर आपको बता देता हूं। एक तो आभासी बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो सीधा बनेगा। तीसरा पॉइंट वो आपके समान आकार का बनता है, आपसे के समान आकार का बनता है, ऐसा नहीं कि छोटे आकार का बन जाएगा, समान आकार का ही बनेगा। और चौथा पॉइंट ये भी याद रखना, सीधा के साथ साथ वो पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा मतलब लेटरल आपका इन्वर्टेड बनता है, लेटरल इन्वर्टेड, पार्श्व उल्टा। तो लेटरल इन्वर्टेड किसमें था, इसमें तो सीधा बोला, ये वाला आपका आंसर होगा। आभासी और पार्श्व उल्टी बनती है, वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जैसे मैं ये खड़ा हूं सामने, सीधा तो दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिखेगा, आपके समान आकार का भी दिखेगा। आप जितनी दूरी पर खड़े हो ना उतनी दूरी पर अंदर में बनेगा। ये पॉइंट इसको और समझा दूंगा अभी। तो ये सामने भी बनता है। और लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हो ना, तो उसके सापेक्ष में आप मुड़ोगे तो राइट हैंड उठेगा ना, उसके लिए तो वाला राइट हैंड होगा। तो ये वाली बात को बोलते हैं, जैसे आप एम लिखा हुआ देखोगे तो आप एम ऐसे देखोगे, लेकिन उसमें आपको उल्टा लिखे दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर सी लिख रहे हो, उसमें शायद ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो इमेज होता है उल्टा बनता है, इसमें याद रखना, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। तो लेटरल इन्वर्टेड बनता है, हॉरिजॉन्टल इन्वर्टेड नहीं बनेगा कभी भी, क्षैतिज उल्टी नहीं होगी, पार्श्व उल्टी ही होगी, याद रखना। तो आभासी बनता है, बिल्कुल आभासी बनता है, समान आकार का बनता है, हाँ बनता है। और जो भी सीधा प्रतिबिंब हो हमेशा आपका आभासी ही बनता है, और पार्श्व उल्टी बनती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी डी आपका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन डी। 26वां, ब्लैंक दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो आभासी
बड़ा भी बनेगा और समान आकार में, आभासी बड़ी और समान आकार में। तो समान आकार में कौन सी होती है? अवतल में, समतलोत्तल में, समतल में, उत्तल में। तो समान आकार हमेशा समतल में बनेगा, बाकी में बड़ा छोटा बन सकता है। तो समतल दर्पण आपका राइट आंसर होगा। और इसमें आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, तो समतल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में उसने समान आकार शब्द को जोड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? तो भैया समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को अभी मैंने बताया कैसा होता है, असली होता है क्या, रियल होता है कि रियल नहीं होता, आभासी होता है। हाँ बिल्कुल आभासी। तो ये असली ए और सी तो पहले ही कैंसिल हो गए। आभासी होता है, बिल्कुल आभासी होता है। सीधा होता है, हाँ बिल्कुल सीधा होता है। उल्टा नहीं होता। तो उल्टा क्या पढ़ाए थे सर? पार्श्व उल्टा, लेटरल इन्वर्टेड पढ़ाया था मैंने, लेटरल इन्वर्टेड, ना कि नॉर्मल इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है सी ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, डी अगर ऐसे लिखते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये लेटरल इन्वर्टेड कहलाता है। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इनकी फोकल लंबाई ज्ञात करना। अच्छा ठीक, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इट्स फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एस। किस में दर्शाएंगे? -30 -15 -30 +15 +30। अवतल दर्पण की ना फोकल लेंथ हमेशा माइनस ही होती है। दो चीज होते हैं, दो दर्पण है आपके, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मतलब ये ऐसे दबा हुआ रहेगा, केव के समान, गुफा के समान दबा हुआ रहेगा। और कॉन्वेक्स ये ऐसे रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। तो कॉन्वेक्स ये होता है जिसको हम लोग उत्तल बोलते हैं, उसे उभरा हुआ, उसे उत्तल हिंदी मीडियम वाले के लिए। कॉनकेव क्यों मतलब दबा हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में अवतल बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले उसे उत्तल, उसे उभरा याद रखना तो याद रह जाएगा, और दबा हुआ अवतल हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाला केव से याद रखना, केव अंदर की ओर घुसा रहता है तो घुसा वाला आपका कॉनकेव रहता है, उभरा वाला आपका कॉन्वेक्स होता है। अब इसमें जब देखते हैं ना दोनों में, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना उत्तल की, कॉनकेव कॉन्वेक्स की हमेशा वो पॉजिटिव होती है, लेकिन कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव की कैसी होगी? नेगेटिव होगी। और यही आगे पूछा है आप लोगों को, क्या पूछा है कि बताइए किस में व्यक्त करेंगे? तो नेगेटिव हो गया, आपको मैंने बता दिया, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अवतल दर्पण बताया। और ये माइनस और माइनस यही दर्शाता है हमेशा, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओ और माइनस चिन्ह आ रहा है तो ये हमेशा यही दर्शाएगा उसका नेचर। माइनस चिन्ह आया, आपको बता के नहीं दिया था कि अवतल है कि उत्तल, तो बताएगा। अगर माइनस का चिन्ह आ रहा है सॉल्व करने पर तो आपका अवतल होगा, लेकिन प्लस का चिन्ह आ रहा है तो उत्तल होता है। अभी कैसे सॉल्व करते हैं? इसी फोकल दूरी की लंबाई को किस तरह व्यवस्थित करेंगे? देखो, जब ये कॉनकेव के बारे में बात करें ना, तो ये आपका पोल होता है, ये आपका टोटल यहां तक का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग आर बोलते हैं, कर्वेचर तक का, वो आर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसका जस्ट आधा मतलब r/2, ये जस्ट जो आधा दूरी होता है ना पोल से, वो आपका फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस। तो वक्रता त्रिज्या की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई थी। आपको पूछा है कि फोकस लंबाई किस में होगा, तो फोकस बराबर क्या दिख रहा है भैया? r/2 दिख रहा है, ये r/2। r की वैल्यू थी 30/2, और मैंने बोला किस में होता है? हमेशा माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि ये पोल के इस पार है ना, ये जो पोल होता है हमारा 0 पॉइंट होता है। क्या पॉइंट होता है? 0 पॉइंट होता है। पोल हमारा क्या होता है? 0 पॉइंट होता है। अब इसमें सारी चीजें इसके लेफ्ट साइड में आकर खड़ी हो जाती हैं, तो उस केस में ये आपका क्या कहलाता है? उस केस में ये कहलाता है आपका माइनस में। तो ये -30/2 तो -15, तो माइनस आपके अवतल दर्पण को दर्शाता है। -30 आपका राइट आंसर होगा। तो अवतल बोल दिया ना, तो मैंने बता दिया हमेशा माइनस में आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, तो माइनस ही लेकर चलोगे आप, प्लस कभी नहीं मारना, गलती से भी नहीं। ठीक, तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब कर्वेचर रेडियस की हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक, अगला प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? आज पूरे दर्पण पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब इसका सेकंड पार्ट लूंगा तो वहां पर लेंस से भी संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले, तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी बोल रहा है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए अवतल दर्पण बोल दिया, मतलब माइनस में आएगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अवतल दर्पण ऐसा बनता है, ये आपका P होता है, मैंने बताया था। ये आपका F होगा जो दिया है कितना? 20। अवतल दर्पण की दूरी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। क्या? वस्तु जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब यहाँ पर 10 और आगे चल देगा 10, तो ये वाले पोजीशन पर आपका वस्तु ऐसे रखा होगा। और इस दूरी को हम लोग किस में जाएंगे? V से मापते हैं, V से, सॉरी U से मापते हैं।
किससे, u से। लेंस सूत्र होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है आपका लेंस सूत्र। ये फोकस दूरी होती है, ये प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से, दर्पण से, और ये प्रतिबिंब वस्तु की दूरी कहाँ से, दर्पण से। तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है ना भैया, टोटल 30 बोला ना, 30 सेंटीमीटर, 10 आगे तक मैंने बना दिया, इसको हटा देता हूं मैं, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये फोकस दूरी 20 दिया था, ये फोकस दूरी था, ये u आपका 30 दिया था, वस्तु की दूरी है, आपको प्रतिबिंब की दूरी बताना था। तो ये फोकल लेंथ का सूत्र है या फिर दर्पण सूत्र इसको बोलते हैं। तो इसमें 1/f, f हमेशा किस में देखना है, अवतल है कि उत्तर, तो माइनस का 20 आएगा, 1/v, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस u। तो जब फोकस दूरी माइनस में है ना, तो ये भी उसकी दूरी हमेशा माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि ये सामने साइड रखा हुआ है आपका, तो ये -30 हो जाता है, माइनस। इसमें सारी चीज़ें माइनस में ही आती हैं। आपको देखना वस्तु का जो प्रतिबिंब का दूरी होगा वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि सामने की ओर बन रहा है। अब देखो इसमें माइनस था ये, तो 1/v बराबर मैं क्या लिख सकता था इसको, 1/20, सॉरी 20 माइनस में, सॉरी है ना, -1/20 माइनस का था तो सामने लिख दिया मैंने, 1/v लिखा हो तो इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो माइनस का जो था वो प्लस हो जाएगा, तो 1/30। एलसीएम मैं निकालूं तो कितना निकलेगा, 60। ये 3 बार में जाएगा, गुना 3, ये -3 प्लस गुना 2 प्लस का 2। ये मैं गुना इसलिए 2 कर रहा हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको मैथ शायद कमजोर हो, इसलिए ऐसा एलसीएम निकालते हैं। मेरा स्ट्रांग है, मैं डायरेक्ट इसको आंसर 1/60 लिख सकता था। ठीक है, तो ये -1/60 रखना। तो माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, प्रकृति को दर्शाता है। कैसा है, नेगेटिव है, इसका नेगेटिव मतलब अवतल में आएगा, तो 1/60 इसका राइट आंसर होता। तो ये सब किस में है, 1/v के फॉर्म में है, तो मुझे तो v की वैल्यू चाहिए, तो मैं v को पलटाऊंगा, तो आपका 1/60 भी तो पलटेगा, तो 60 आएगा कि नहीं आएगा, तो 60 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। कोई ये मत बोलना कि सर माइनस क्यों लिखा है, माइनस प्रकृति को दर्शाता है इसलिए उसने माइनस नहीं डाला है ऑप्शन में। हो सकता था कि यहाँ पर +60 हो और एक जगह किसी पर यहाँ पर -60 हो, तब आप ऑप्शन सी ले सकते हो, क्योंकि माइनस के साथ दिया है। अगर सभी पॉजिटिव में दिए तो केवल जो अंक है उसको आपको लेना है। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। ये लेंस बोलता हूँ, दर्पण सूत्र होता है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये अवतल के लिए भी वही होता है, ये उत्तल के लिए भी वही होता है। हर गोलाकार दर्पण के लिए यही होगा, समतल के लिए नहीं होता। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। वाहनों में रियर व्यू के लिए, शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण में, या कैलिडोस्कोप में, इसमें नहीं करते। आपके मेकअप दर्पण में इसमें भी नहीं करते, इसमें हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं। शीशे की खिड़कियों में भी नहीं करते, पोलराइज्ड मिरर हो सकता है ये। वाहनों में रियर व्यू मिरर में, इसमें किया जाता है रियर व्यू मतलब ये जैसे गाड़ी आप चला रहे हो, ये आपकी मान के चलो गाड़ी है, ठीक है, मेरे को बनाने भी नहीं आ रहा है, ऐसे मान के चलो आपकी गाड़ी होगी ऐसे इस टाइप की। तो यहाँ पर आप जब चला रहे होगे तो ये सामने जो यहाँ पर वो लगा होता है ना, दर्पण लगा होता है ऐसे, तो ये दर्पण का जो मिरर होता है, यही मिरर आपका क्या कहलाता है, साइड मिरर कहलाता है ना, रियर व्यू मिरर कहलाता है व्हीकल का, चाहे वो गाड़ी हो आपका, चाहे बाइसिकल हो, चाहे वो आपका ट्रक हो या कार हो। तो इसमें जो लगता है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर लगता है, कॉन्वेक्स मिरर लगता है, याद रखना। और ये कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा एक चीज होता है, ये वस्तु को छोटा दिखाता है। कैसा दिखाता है, हमेशा छोटा दिखाता है, छोटा। और कैसा दिखाता है सर, ये सीधा दिखाता है, सीधा भी दिखाता है। और कैसा दिखाता है, ये आभासी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो सीधा बनेगा वो हमेशा आभासी ही बनेगा और छोटा ही बनेगा, याद रखना। रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, कुछ कुछ जगह में देखना जहां पर एकदम अंधा मोड होता है ना, ठीक है, ब्लाइंड आपका कर्व हुआ लिया हुआ रहता है आपका कोई भी रास्ता, तो ब्लाइंड जहां पर मोड़ होता है वहां पर ना एक दर्पण लगाते हैं ताकि पता चले कि उधर से कौन सा गाड़ी आ रहा है, इधर से कौन सा गाड़ी आ रही है। वहां पर जो साइड मिरर लगे होते हैं रोड पर, वो भी इसी के बनाए जाते हैं। रोड पर लगे हुए साइड मिरर भी उत्तल दर्पण के होते हैं। अगला प्रश्न, एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल का, उत्तल का, समतल का, या अवतल और समतल दोनों दर्पण का। तो ऊंची इमारत का छोटा चाहिए, आभासी चाहिए और सीधा। तो अभी मैंने बताया आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब कौन देता है, उत्तल दर्पण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 31st का क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है, ये देखते हैं। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है, वक्रता का केंद्र, चलो ठीक।
ये गोलाकार दर्पण हो गया। इसी दर्पण को आप जब बीच से भागे ना तो एक भाग आपका अवतल बन सकता है, एक भाग उत्तल बन सकता है। अब इसी का गोलाकार दर्पण के बीचों बीच का जो बीच का पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, यही पूछ रहा है ना। किसी दर्पण की वक्रता का केंद्र, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है, जो गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है, ठीक। यह गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है। यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती हैं। यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसमें से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब के बाद गुजरती है। क्या इनमें से सही है, ये पूछा जा रहा है। क्या होता है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो बेसिकली आप देखोगे तो किसी भी लेंस के बीचों बीच के पार्ट से वो बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। लेकिन ये पूरा गोलाकार दर्पण का है। लेकिन गोलाकार दर्पण कब बनेगा भैया, जब मैं इसको दो भागों में काटूंगा, ऐसे दो भागों में काटूंगा, ठीक है। तो एक गोलेकार उस खोखले गोले का केंद्र होता है, खोखले गोले का। क्यों, जैसे ही मैंने इसको काटा तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, क्या, एक ऐसे टाइप का और एक ऐसे टाइप का। तो यहां वाले पॉइंट को तो मैंने पी बोल दिया था, पोल बोल दिया था। तो ये बीच वाला पॉइंट ही तो बचता है और इसी की दूरी में आर के रूप में लेता हूं और इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी डिनोट करता हूं। तो ये क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का अभी केंद्र है। कैसे खोखले गोले का केंद्र, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा डबल, इसको मैं ऐसे बढ़ा दूंगा, तब एक गोले के केंद्र के रूप में नहीं आएगा क्या। चलो मैं आपको अलग से और बनाकर समझाता हूँ। यही वाला जो ऐसे यहाँ पर केंद्र बन रहा है, इसी को मैं ऐसे सेंटर को उधर जोड़ूंगा तो केंद्र में आएगा कि नहीं आएगा। सेम ये वाले को अगर मैं ऐसे की ओर ऐसे ऐसे जोड़ दूं तो केंद्र में आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या होता है, खोखला गोला जो आधा खोखला हो चुका है उस गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ये जो गोलाकार दर्पण है क्या है, एक भाग है। तो यही पूछा था इसके बारे में, वक्रता का केंद्र क्या होता है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर का, इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। समझ में आया। पोल आंसर नहीं लेना। ये गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु दर्पण में जब जाओगे ना तो यहां पर आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये खोखले गोले का मध्य बिंदु होता है, तो ये आंसर नहीं होता। तो क्यों नहीं होगा, ये भी मैं कारण आपको बता दिया हूं। अगला प्रश्न, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हों उसको क्या कहते हैं। तो जब भी दर्पण की बात है ना, तो सभी बिंदु, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऐसे सीधी जाती है और फोकस से होकर गुजरेगी। हमेशा जो भी किरण जाएगा ना, ऐसे सीधा जाएगा, फोकस से होकर ही गुजरेगा। चाहे वक्रता केंद्र से भी जाए तो भी फोकस से होकर गुजरेगा। ये अवतल के लिए हो गया, उत्तल के लिए भी समझोगे तो भी यही होगा। आपका ये जाएगा, ठीक है, और ये डाइवर्स हो जाएगा, ऐसे ये डाइवर्स हो जाएगा, ये कन्वर्स करता है। अच्छा, ले भी बता देता हूं, जो आपका अवतल दर्पण होता है उसको हम लोग अपसारी बोलते हैं, सॉरी अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। लेकिन जो उत्तल होता है उसको अपसारी बोलते हैं, और ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। कैसा मिरर कहलाता है, ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। और डाइवर्जिंग मिरर कहलाने के कारण ये तो पलट गया था, इसको हम लोग पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं ना, जब बढ़ाते हैं आगे की ओर, तब ये जाकर किसी एक पॉइंट पर ऐसे मिलता हुआ हमको प्रतीत होता है, ठीक है। तो पीछे की ओर बढ़ाने से मिलता है, इसलिए इसमें आभासी चित्र बनता है। किसमें, उत्तल में। तो उत्तल वाला जो होता है वो आपका अपसारी मिरर होता है हिंदी में, उसी को इंग्लिश में डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। लेकिन जो अवतल होता है जिसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, वो आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, और हिंदी में बोले तो अभिसारी दर्पण कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, किससे होकर जाएगा, तो ये किस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, तो फोकस बिंदु पर। 33 का क्या आंसर होगा आपका, राइट आंसर फोकस बिंदु पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। प्रतिबिंबित सतह पर कौन सा स्थित है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ये तो खोखले भाग का बीचों बीच वाला भाग होता है। फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ तो r/2 डिस्टेंस पर होता है। पोल, हाँ ये होता है आपका, जैसे ये था, यहां से था, तो P क्या था, इस प्रतिबिंबित सतह पर ही तो स्थित था, इसी सतह पर तो ये आपका पोल स्थित था। फोकस तो यहां पर था आपका, C तो आपका यहां पर था। तो ये सब होते क्या, नहीं होते। वक्रता केंद्र यही होता C, तो ये तो ऐसे जब आप घुमाते तब ये खोखले बुलंद का बीच वाला भाग होता। तो आपका P जो होता पोल, वो प्रतिबिंबित सतह पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्पॉटेड रहता है। कौन, आपका पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रहता है पोल। अगला, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो किसी भी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, r/2f, या f क्या होगा, r/2। r क्या था आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो रहा है कि नहीं, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या की दुगनी होगी क्या, नहीं। वक्रता त्रिज्या की तिगुनी होगी क्या, नहीं। वक्रता त्रिज्या की आधी होगी क्या, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। अगला, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, याद कर लो, जैसे मैंने बताया साइड मिरर के बारे में और रियर व्यू मिरर के बारे में, या फिर किसी सड़क पर लगा हुआ साइड मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग मिरर, वो सब क्या होता है, आपका उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। वैसे ही सर्च लाइट जो होता है वो आपका हमेशा अवतल दर्पण का बनता है। सर्च लाइट बोलो, गाड़ियों के हेडलाइट के मिरर बोलो, गाड़ियों के जो सामने का शीशा बोलो, जो नाक दांत या कान की जो चिकित्सा करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो नाक कान गला ये सब का सफाई करते हैं या फिर उनकी इलाज करते हैं, उनके पास जो एक मिरर होता है जिसमें ऐसे टाइप का रहता है, वो ऐसे टाइप के मिरर में वो लोग देखते हैं अंदर डाल के। तो ये भी कौन सा होता है, नाक कान गला वाले डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाने वाला मिरर, वो भी क्या होता है आपका अवतल दर्पण। मैंने बताया हेड लाइट वाला भी याद रखना, हेड लाइट वाले वो भी यही होते हैं। सामने का जो ग्लास होता है शीशा, वो भी होता है, गाड़ियों के जो सामने की कांच होते हैं वो भी यही होते हैं, समझ लेना, ठीक है। अवतल दर्पण में और क्या आ सकते हैं, जो आप सेविंग मिरर देखते हो, सेविंग मिरर जो आते हैं वो भी आपके इसी के बने होते हैं, अवतल दर्पण के। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं भैया, तो सब चीज आपको इसका याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र मतलब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था 1/f कर लो, 1/v + 1/u। अब ये आगे पीछे कर सकते हैं ना, u को आगे कर दिए, v को पीछे कर दिए, लेकिन यही रहेगा क्योंकि दोनों प्लस में है। तो देखो 1/f प्लस होता है क्या, नहीं, 1/f बराबर होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते थे क्योंकि 1/f अकेले होना चाहिए, यहाँ तो 2 के साथ है, तो ये दोनों हो सकते थे। और 1/v + 1/u, हाँ ये प्लस वाला ही होगा, माइनस वाला तो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेंट आंसर होगा। और ये अवतल दर्पण के लिए भी यही होगा, उत्तल दर्पण के लिए भी यही होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण की अवधारणा क्या है, गोली दर्पण की अवधारणा क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, प्रकाश की विकिरण, रेडिएशन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी दर्पण बोले, मिरर बोले, कैसा भी मिरर बोले, रिफ्लेक्शन ही होगा, उसमें कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन लेंस में होता है, तो रिफ्लेक्शन प्रकाश का परावर्तन, तो गोली दर्पण का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रकाश का परावर्तन। अगला है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे को देखने में प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया, इसका आंसर कमेंट करके बताना। 39 का आपका रिवीजन हो जाएगा, आप लिख कर भेजोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग क्लास के साथ कितना एंगेज है। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं, हम ऐसे ही लगातार प्रयास करते रहें। अगर लाइक्स कम आएंगे तो हमारा मोटिवेशन भी चला जाता है कि हाँ यार स्टूडेंट्स इसको पसंद ही नहीं कर रहे तो क्यों इनके पीछे फिर मेहनत किया जाए। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना, आप लोग को दबा के लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, साथ में कमेंट जो मैं बोल रहा हूँ 39 नंबर का आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा। सिंपल सा चीज था, अवतल दर्पण के बारे में 6 चीजों को मैं लिखा देता हूं। सबसे पहले इन्फिनिटी से बनना चालू होता है, इन्फिनिटी और फिर कर्वेचर के बीच में आएगा, फिर कर्वेचर में आएगा, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा, फिर फोकस में आएगा, फिर फोकस एंड पोल के बीच में आता है। ये 6 प्रकार के आपके बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 प्रकार के आकृतियां प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। इन्फिनिटी पर बन रहेगा ना तो हमेशा फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। किस पॉइंट का, कैसा पॉइंट साइज का, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और कैसा बनता है ये, तो ये बनेगा आपका उल्टा बनेगा, और हमेशा ये वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनता है। कैसा बनेगा, रियल इमेज। तो पहला वास्तविक, उल्टा और पॉइंट साइज का बनता है जब इन्फिनिटी पर हो। ये आपका वस्तु है, हिंदी में आप लोग ऑब्जेक्ट लिख लेना, और यहाँ पर प्रतिबिंब, इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट लिख लेना और प्रतिबिंब को इंग्लिश में आप लोग इमेज लिख लेना। ये उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा। जब ये इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में आ जाता है ना, तो कर्वेचर के बीच में, यहाँ मैं पूरा डायग्राम बनाकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल से आपको चार्ट याद करा दे रहा हूँ। जब आप इसको अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो कोर्स के साथ जुड़ जाओ, मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पूरे डायग्राम के मेथड में बताया हुआ है, कैसे क्या कैसे बनता है। आपको पूरी तरीके का मैंने नियम भी पढ़ाया हुआ है कि क्या आपके प्रतिबिंब का नियम होता है, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में आएगा ना, तो अब फोकस से इधर पीछे की ओर आएगा। ये आपका दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण,
ये P होता है, ये फोकस होता है, ये कर्वेचर होता है और इससे बाहर इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी था तो यहाँ, अब ये इधर बढ़ेगा ना तो इमेज आपका इधर बढ़ती जाएगा। जब ये इधर बढ़ेगा तो इमेज आपका इधर बढ़ते जाएगा। तो देखो इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में आ गया, तो अब ये फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। जब कर्वेचर पर आएगा तो कर्वेचर पर ही बनेगा, ठीक है। जब ये कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा तो ये कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। जस्ट अपोजिट देख लो, ये इधर आया तो ये इधर आया, ये वहीं था तो वहीं का वहीं बना। जब फोकस पर है तो इन्फिनिटी, जस्ट अपोजिट इन्फिनिटी पर बनता है। और जब ये फोकस और पोल के बीच में है तो ये इन्फिनिटी से भी बाहर बनता है। और बेसिकली इन्फिनिटी से बाहर नहीं बनता, ये दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण पीछे। कैरेक्टर बता देता हूं, पहले वाले में वास्तविक उल्टा, तो यहां पर भी वास्तविक उल्टा बनेगा, यहां भी वास्तविक उल्टा बनेगा, यहां पर भी वास्तविक उल्टा बनेगा, यहां पर भी वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये पॉइंट साइज का था, अब साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन छोटा ही रहेगा। अभी ये बराबर साइज का बनेगा तो समान साइज का जब कर्वेचर पर हो। ये कैसे बनेगा, अब बड़ा बनेगा। और अब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा बनता है जब वो फोकस पर होता है तो इन्फिनिटी पर जाकर मिलता है। और दर्पण के जब पीछे बनता है तब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये आपका नियम है, ये पूरा 6 प्रकार का बनता है, ठीक। तो मैंने बताया वास्तविक, उल्टा और पॉइंट साइज का। देन वास्तविक और उल्टा ही बनेगा लेकिन छोटा बनेगा जब यहाँ पर हो। यहाँ पर भी वास्तविक उल्टा लेकिन समान आकार का बनेगा जब कर्वेचर पर हो। यहाँ पर भी वास्तविक उल्टा लेकिन बड़ा बनेगा जब कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाए। जब फोकस पर आ जाएगा तो बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि इन्फिनिटी पर जाकर बनता है प्रतिबिंब। और जब ये फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो प्रतिबिंब हम सामने नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो याद रखना। तो ये पूछा गया था कि क्या फोकस और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु प्रतिबिंब, निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या है। तो फोकस और पोल, ध्रुव के बीच में क्या बना, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे क्या बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा। तो अपूर्ण नहीं, कंप्लीट बनता है, ठीक है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में तो छोड़ दो। आप रियल और इमेजिनरी बनाओगे तो क्या बनेगा, ये इमेजिनरी, इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो कैसे बनेंगे, यहाँ पर वर्चुअल बनते हैं। कैसे बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं, वर्चुअल, आभासी, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कंप्लीट इनकम्प्लीट वाला कोई इसमें बात नहीं होता। मेरे ख्याल से आप लोग नोट किए होंगे, नहीं किए हो तो पॉज करके पीछे करके आप लोग रोक लेना, नोट कर लेना। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है तो कौन सा कथन गलत है। तो जब भी उत्तल दर्पण में बनता है ना, ये उभरे वाले दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है ना, तो भैया ये आभासी ही बनता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है ना, ऐसे डाइवर्जिंग लेंस है तो ये पीछे की ओर अंदर की ओर जाकर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो अंदर की ओर मिलता हुआ प्रतीत होता है ना, तो दो ही इसके बनते हैं। एक इन्फिनिटी पर जब होगा तो इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा। दूसरा जब ये इन्फिनिटी और पोल के मध्य में रहे तब ये हमेशा क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा ही प्राप्त होता है। तो दो ही चीज होता है, एक इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनता है, पहला चीज तो। और दूसरा ये इन्फिनिटी और फोकस के बीच में जब होगा तो, कहाँ, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में होगा तब, सॉरी फोकस बोलता, पोल के मध्य में होगा तो तब ये पूरा अंदर की ओर ही बनेगा, इसी प्रकार ही बनेगा। तो ये बड़ा हो जाता है, फिर ये फोकस और पोल के बीच में आ जाता है। तो इस टाइप का ही बनता है, याद रखना। अब इसमें जो बनता है उसको लिख लो। इसमें बनता क्या है, तो पहला चीज इसमें जो बनता है आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कॉमा, इसका जो होगा वो रूप सीधा होता है, सीधा होता है और बड़ा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, बड़ा साइज का प्राप्त होता है। तो इसमें पूछा है क्या, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, हाँ होता है, नहीं वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। प्रतिबिंब छोटा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, तो बिल्कुल सीधा होता है और बड़ा होता है। और प्रतिबिंब P और F के बीच में निर्मित होता है। कब बोल रहे हैं, जब वस्तु, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अच्छा गलत है पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है बोल रहा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यही गलत है इसके बारे में। प्रतिबिंब इसमें वास्तविक बनता ही नहीं है, तो कैसा बनता है, मैंने बताया आभासी बनता है। तो ये गलत होता है, याद रखना। क्या होता है, गलत होता है, याद रखना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा ना, गलत ये था, तो राइट आंसर ये। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सही बात है, सीधा बनेगा, बड़ा लिखा दिया था, छोटा कर लेना। प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब P और F के बीच में निर्मित होता है, फोकस और पोल के बीच में निर्मित होता है, ये भी सही बात होगा। क्योंकि बताया एक इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बन रहा है, एक इन्फिनिटी और P के बीच में है तो कहाँ बनेगा आपको, P एंड F के बीच में, बताया था ये ध्यान में रखना। तो ये गलत कथन पूछा था, तो गलत है, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। इसमें कैसा बनेगा आपका, आभासी, इमेजिनरी बनेगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है।
द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाई अ कन्वर्जिंग मिरर व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकल इज। अत्यधिक आवर्धित धुंधला समान आकार का बिंदु के आकार का। क्या बोल रहा है, किसमें बोल रहा है, अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अभिसारी मिरर में जब फोकस पर रखते हो एफ पर, तो कहाँ निर्मित होता है, इन्फिनिटी पर, तो अनंत पर बनेगा। और कैसे बनेगा, अत्यधिक आवर्धित बनेगा। तो राइट आंसर हाईली मैग्नीफाइड। अगला प्रश्न, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है, ठीक है, तो छवि का आकार क्या होगा। भैया वक्रता केंद्र, ये कॉनकेव मिरर था आपका, ये आपका P था, ये आपका F था, ये C था, इसके बाहर बोल रहे तो इन्फिनिटी के और कर्वेचर के बीच में ही तो होगा। और इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में होता है तो कहाँ बनता है, फोकस और कर्वेचर के बीच में। तो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या, फोकस और कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है, शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ये कमेंट करके बताना। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसकी फोकल लंबाई क्या होती है। 49 नंबर का आपको आंसर बताने बोला मैंने, एक 44 का, और एक सीवी रमन को किस लिए नोबेल प्राइज मिला था ये बोला था। 39 44 का आपको आंसर बताना है। 45वां क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है। अभी मैंने बताया, जैसे ही आप दंत चिकित्सक के पास जाते हो तो एकदम छोटा सा वो मिरर वाला आपके मुंह में एक क्या बोलना चाहिए कि उपकरण डालता है, इक्विपमेंट डालता है। वो इक्विपमेंट जब डालता है ना तो एकदम करीब आ जाता है, जो भी चीज वो बैक्टीरिया देखना चाहता है तो एकदम करीब कहाँ आ गया, पोल और फोकस के बीच में आ गया। जैसे ही पोल और फोकस के बीच में आएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनता है। तो क्या बनता है, आभासी और बड़ा बनता है। तो आभासी और बड़ा वाला आपका राइट आंसर होगा। आभासी यहाँ दिया था लेकिन धुंधला नहीं, बड़ा बनता है, वास्तविक तो बनेगा ही नहीं। तो निर्मित क्या होता है यहाँ पर, आभासी और बड़ा। कारण क्या है, फोकस और पोल के बीच में आ जाता है वो बैक्टीरिया, इसलिए आपको आभासी और बड़ा चित्र दिखने लगता है, आपको नहीं, चिकित्सक को। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा, बताने की जरूरत है क्या। अभी मैंने बताया किसमें, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो सर्च लाइट में तो होता है, सौर भट्टी, पश्चिमदर्शी, गाड़ी के हेडलाइट में भी होता है। रियर व्यू मिरर में नहीं होता, पश्चदर्शी मतलब रियर व्यू मिरर में थोड़ी होता है। इसमें किसका यूज होता है, इसमें होता है आपके कॉन्वेक्स का, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण का यूज होता है, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। तो ये गलत था, तो कौन सा नहीं है बोला, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सौर भट्टी ये सब में होता है। सौर भट्टी में भी क्या है, कन्वर्जिंग करना ना आपको प्रकाश की किरणों को, तब तो गर्म होगा वो। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। कुल आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये तो होता है तभी तो चमकता है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक बिल्कुल हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, 2.42 होता है ना, तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बिखराव डिस्पर्जन, बिल्कुल बिखरेगा तभी तो आपको दिखेगा चमक। हीरे का निम्न नहीं होता, हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसका योगदान नहीं है बोला, तो नहीं वाला क्या है, डी है। तो ये तीनों का योगदान होता है। ये मैंने बताया था आपको, कितना होता है, 2.42 होता है हीरे का। कितना होता है, 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न 2, अगला प्रश्न है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की वास्तविक ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है। क्या कहलाता है ये आवर्धन कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। कहाँ दिया है, पार्श्विक उत्क्रम नहीं, दर्पण सूत्र नहीं, प्रथम नियम नहीं, रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। मेरा जो हाइट है उससे मेरा हाइट कितना ज्यादा दिखा रहा है, यही तो आवर्धन होगा। तो इसी के रिस्पेक्ट, मेरे ओरिजिनल हाइट के रिस्पेक्ट में तो आप बताओगे कितना ज्यादा, तभी तो मैग्निफिकेशन बताओगे। तो यही होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही क्या होता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जब भी मैग्निफिकेशन होता है ना, तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का, जिसका फोकल लेंथ क्या हो, बहुत कम हो, कम फोकल लेंथ वाले हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और ये क्या करता है, पॉजिटिव हमको इमेज देता है। और पॉजिटिव इसका क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो आभासी, अगला प्रश्न वही दिया है, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो भैया उत्तल लेंस का यूज करो तो आवर्धन क्षमता प्लस में ही आएगा ना, क्योंकि इसमें यू भी आपका देखोगे तो भी आपका पॉजिटिव, सॉरी ये तो नेगेटिव में आता है, लेकिन आप टोटल वी की वैल्यू देखते हो प्रतिबिंब की, तो प्लस में आपका वैल्यू आता है। ठीक है, तो आभासी और सीधी छवि के लिए, तो आभासी और सीधी हमेशा उत्तल में ही बनेगा। दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो इन्फिनिटी नहीं, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आपका क्या बनता है, आवर्धन बनता है, मैग्निफिकेशन करके देता है आपको।
तो ये था आपके पूरे 50 क्वेश्चन जो कि लाइट के पार्ट 1 के थे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। वैसे मैंने एक्सप्लेन आपको सभी चीज़ों को कर दिया है फिर भी, और जितने क्वेश्चन के 44 के मैंने आपको आंसर पूछे हैं उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा इस सेशन उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन, मेरा प्रोत्साहन लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।